जैसा हमने आपसे कहा था, आज हमारे साथ पंकज नेगी जी होंगे, जो कि बागवानी क्षेत्र में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। पंकज जी, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद जी, और सबको मेरा नमस्कार। पंकज जी, आज हम आपसे आपके ऑर्चर्ड में जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके ऑर्चर्ड में जो पिछले 20-25 सालों से क्रॉप लग रही है उसके बारे में जानेंगे, और जो आजकल समस्याएं चल रही है बागवानी के क्षेत्र में मौसम को लेकर के, इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले, आजकल प्रोनिंग का विषय चल रहा है, तो प्रोनिंग के बारे में जो आप अपने ऑर्चर्ड में काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमें बताएं। मैं कई सालों से प्रूनिंग, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज किया है हमने मिलके कुछ लोगों ने, तो वो मेन कारण है जो हमारे हर साल फसल लगती है। क्योंकि न्यूट्रिशन आपको जितना मिलता है वो ग्रोथ में भी जाना है, फ्रूट साइज में भी जाना है, पेड़ की हेल्थ में भी जाना है, और नेक्स्ट ईयर की बीमा बनने में भी जाना है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि अंदर की साइड ग्रोथ कम हो, चोटी में तो चलो अलग बात है, पेड़ की चोटी में, ताकि वो नेक्स्ट ईयर का बीमा बने और न्यूट्रिशन उसमें कायम रहे और हर साल फसल लगे आपके। जी, जैसा मैं ये आप सामने पेड़ देख रहा हूँ, ये किस वैरायटी का पेड़ है और आपने इसमें क्या चेंजेस किए हैं जो इतना अच्छा इसमें फ्रूट बर्ड बना हुआ है? ये स्कारलेट स्पर है जी, और इसमें जो मैं बोल रहा था, ये देखिए ये वाला टनल लेंगे आप, इसमें अंदर स्पर है और सिर्फ चोटी में ग्रोथ है जी। ये अभी प्रूनिंग करने को है, ये कलम के लिए रखा है। जितना भी है ना इस साइड, ये स्कारलेट स्पर ही है। ये देखिए जैसे इसकी ग्रोथ रुकी हुई है इस पेड़ की जी, ये कई सालों से ऐसा ही है, और लोगों का मिसकंसेप्शन है कि ग्रोथ रुक जाएगी तो पेड़ सूख जाएगा। जी। तो अगर आप फजूल की ग्रोथ नहीं लेंगे, जब आपका पेड़ बन गया हुआ है पूरा जितना आपको चाहिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि आपकी फसल नहीं आएगी। जी, जैसे आपने ये पेड़ रोका है, आप अभी कह भी रहे थे कि ग्रोथ रुक जाती है। हाँ जी। तो रोकने का क्या क्या तरीका है? रोकने के 2-3 तरीके होते हैं जी। मैं इस यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पेड़ नजदीक है, ये देखिए अंदर इसमें कहीं ग्रोथ नहीं है और पूरा स्पर भरा है। अब यहाँ मैंने क्या किया, चोटी में अंदर की ग्रोथ तो पहले से ही रुकी हुई थी, वो तो आपको सब पेड़ों में दिख रही है कि रुकी है। यहाँ से इसको मैंने वीक पे डाल दिया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। जब आप वीक पे डालते हैं इसको तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली रुक जाती है, और जो सैप का पुश है वो बैकवर्ड्स होता है, और वो सारा स्पर फॉर्मेशन में जाता है। और जो आपके फ्रूट लगने का कारण है उसको आप क्या मानते हैं कि जो आपके पिछले साल 20-25 साल से फ्रूट लग रहा है, प्रूनिंग में उसका मेन प्रभाव आपने क्या देखा है और प्रैक्टिस जो आपकी है? बस मैंने ये देखा कि अगर आपके बहुत ज्यादा ग्रोथ है बगीचे में, तो आपके 1 साल फसल लगेगी, 1 साल फसल नहीं लगेगी, क्योंकि न्यूट्रिशन दूसरे साल के बीमे बनने की जगह वो न्यूट्रिशन जा रहा है ग्रोथ में जी। तो और दूसरा कारण ये होता है कि अगर आपके पास वेल डिस्ट्रीब्यूटेड 3 किस्म का कम से कम पॉलिनेटर है, मैं ये नहीं बोलता 25% हो, 30% हो, 10-15% भी काफी है, तो पर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जी, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे अब मैं देख भी पा रहा हूँ इस पेड़ में आपके वो लंबी लंबी पिन्स इसमें दिखाई नहीं दे रही है। अब वो जो पिन्स थी ना, उनका मैंने सारे सबका बीमा बना दिया हुआ है जी। अब उन पिन्स की जरूरत ही नहीं है मेरे को। नए पेड़ में देखेंगे आप पिन्स होगी, पुराने में नहीं होगी जी। जैसे आपने एक बार कॉलेज में भी कहा था, उसमें प्रोनिंग करके भी दिखाया था, जो इस प्रकार की टहनी आती है या इससे लंबी भी आती है, उनको आपने खुला छोड़ देना। ये देख लीजिए ना, इस टहनी में ये वाली पिन आई हुई है जी, 1-2 नीचे भी होगी, तो ये मैंने खुली छोड़ दी है जी। इसके चांसेस है कि यहाँ सेब लगे जी, नहीं लगेंगे तो यहाँ पे हम रिंग काट के अगले साल के लिए परमानेंट ये बीमा बनाएंगे हम इसका, ग्रोथ बंद कर देंगे जी। मैंने इसको इतना ही ले जाना है। आप इसमें एक चीज नोट करेंगे कि अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो है, तो इसमें चोटी में तो मैं हेड बैग दूंगा, क्योंकि थोड़ी बहुत ग्रोथ आती रहे तो ठीक है, और चोटी की बीमे में निकाल दूंगा 1-2 ताकि ये ग्रोथ में रहे। ये पिन्स है, इनको मैं छोड़ दूंगा। फिर ये मेरी एक ब्रांच बन रही है बाहर को, इसमें मैं थोड़ी सेट बैक दे दूंगा, और पर बीमे की छिंटाई में जरूर करूंगा, 1 या 2 बीमे रखूंगा जी हर इसमें, क्योंकि मेरे बीमे बहुत है। जैसे ये देखो आप, 1-1 बीमा रख रहा हूँ मैं जी, या 1 या 2, जहाँ ज्यादा उनको कट कर रहा हूँ। तो जैसे एक टहनी आपने ये बनाई है, इसमें भी आप 1-1 बीमा ही रख रहे हैं? 1-1 बीमा ही रख रहा हूँ जहाँ जहाँ, मतलब कि मेरे भरा हुआ है ना, अगर किसी के भरा हुआ नहीं है ऐसा जी, तो उसमें 2 भी रख सकता, 3 भी रख सकता, और डिपेंड करता है। जैसे ये मोटा टहना है तो इसमें मैंने 4-5 बीमे रखी है, सिर्फ चोटी के पास का काट रहा हूँ ताकि ये थोड़ी सी ये ग्रोथ ले आगे जी। और ये किस वैरायटी का पेड़ है? ये स्कारलेट स्पर है जी जी। अच्छा। हाँ जी बोलिए। और जैसे मान लीजिए अगर किसी और वैरायटी का पेड़ भी है,
उसको भी हम इस तरीके से इस तैयार तरीके कर से सकते करेंगे। हैं। अब मैं आपको जनरली किसी के बगीचे ऐसे नहीं है, आप कोई भी टहना देख लो पूरा बीमे से भरा हुआ है जी ग्रोथ ऑलमोस्ट 0 है, चोटी में सिर्फ ग्रोथ है जी। अब हम एक नए पेड़ पे चलते हैं जो मतलब कि 2-3 साल का होगा, इसमें थोड़ी बहुत पिंस होगी। इसमें ग्रोथ अच्छी आती है, फ्रूट भी अच्छा है। और इसमें देखिए ये वाली पिंस मैं सारी छोड़ दूंगा बीमे के लिए जी। जनरली हम क्या करते हैं, इनको यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, बिल्कुल। फिर ये डेड हो जाता है यहाँ से। अब सिर्फ चोटी की मैं 2 टहनियाँ काटूंगा और इसमें हेड बैक दे दूंगा थोड़ी सी, अभी मेरे को इस पेड़ में ग्रोथ चाहिए जी तो ये वाली पिन भी छोड़ दी पतली मैंने। अब इसमें मैं सब में बीमा बनाऊंगा जितनी पिन्स है। जी। मेरा कंसेप्ट ये होता है कि एक भी आंख बंद ना रहे। बिल्कुल। अब ताकि जैसे देखा जाता है बाकी ऑर्चर्ड में या फिर मेरे ऑर्चर्ड में भी, यहाँ से पेड़ ब्लाइंड होते हुए ऊपर आ जाता है। हाँ बिल्कुल ब्लाइंड, और वो ऊपर ही ऊपर ब्लाइंड बीमा होता रह नहीं है, जाता ब्लाइंड हम करते हैं उसको। उसका कारण क्या है? वो हमने काट दिया ना, जैसे ये पिन सारी काट देते हैं हम, जी तो फिर इसमें कुछ आता ही नहीं है। बिल्कुल। और बीमा अगर मोटी टहनी के पास हो तो ज्यादा अच्छा रहता है कि उसको सैप ज्यादा मिलेगा। जी। हम बीमा बाहर ले जाते हैं पतली टहनी में, तो उसमें ना फ्रूट क्वालिटी बनेगी ना फ्रूट साइज बनेगा। अब यहाँ भी देखो, आप इसका मेन लीडर है, ये वाली पिंस मैंने छोड़ दी, ये मैं काटूंगा ही नहीं, इसमें कुछ नहीं कटेगा, ये सब बीमे के लिए है। कुछ तो खुल भी गया है। अच्छा इससे क्या होता है, अगर मैं इनको काटूंगा ना, जैसे ये मेरी पिंस बनी है यहाँ सारी जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पिंस है लीडर में बने, तो यहाँ मूवमेंट सैप की बंद हो जाएगी, मतलब डायरेक्ट सैप ऊपर जाएगा जी क्योंकि ग्रोथ ज्यादा सैप खींचेगी। फिर यहाँ जो ये बीमे खुल रही है ये भी नहीं खुलेंगे। जी। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर ऊपर तक मेरी एक भी आंख बंद ना हो। ऑलमोस्ट खुल ही गई है सारी, यहाँ भी देखिए सारी खुल गई, यहाँ 2-3 आंखें बंद है, यहाँ भी खुल गई है, यहाँ भी खुल जाएगी अभी जी। अब खुद सोचिए अगर इसमें 50 बीमा होगा लीटर में तो मैं 50 फ्रूट लूंगा इसमें। जी। जैसे आप ये प्लांट है, तो इस प्लांट में आप हेड बैक कहाँ पर देंगे और क्यों देंगे? इसमें मैं ग्रोथ सिर्फ टहनी जो बनाऊंगा जी। और सबसे बड़ी बात, हम जब टहनी बनाते हैं जनरली मैंने बगीचों में देखा है कि ये टहनी बनी, इससे हम इधर भी टहनी बना देते हैं, इधर भी बना देते हैं। टहनी हमेशा लीडर से बननी चाहिए। जी। अगर लीडर से टहनी बनेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो हम साइड की टहनियां बनाते हैं उससे क्या होता है कि अंदर की धूप रुक जाती है। जी। अगर इसमें मैंने टहनी बनानी है तो मैं बाहर को बनाऊंगा ताकि जो बीच की जगह है उससे धूप ना रुके। और अभी आपने कहा था जो यहाँ पर हमारे फ्रूट बर्ड आएंगे उनको क्यों काटना है, उसके पीछे कारण क्या है? वो जिस पेड़ में ग्रोथ ना हो उसमें काटने, इसमें काटने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि ये तो ग्रोथ में जा रहा है, ताकि चोटी की ग्रोथ चली रहे। जी जी। जो पुराना पेड़ है जिसमें आपको लगता है कि ग्रोथ और लानी है या जरूरत है, उसने अपनी कैनोपी पूरी नहीं की है, उसमें करोगे आप ऐसा। जी। जैसे अभी आपने कहा था कि पेड़ की ग्रोथ मैं रोकता हूँ, और जब मुझे लगता है कि इसमें फ्रूट मुझे चाहिए और ग्रोथ नहीं चाहिए, तो उसे आप कैसे करते हैं? वो मैं चोटी जो होती है पेड़ की वो मैं वीक में डाल देता हूँ। अब मान लिया जैसे ये मान लिया है तो नहीं, ये चोटी है मेरी जी, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से काट दूंगा जी, ये भी कमजोर है जी, मैं मेन काट रहा हूँ, तो फिर ये ग्रोथ खुद ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। जी। और जो आपने ये रखा है इसमें आप हेड बैक नहीं देंगे? नहीं, ये तो अभी मैंने प्रोनिंग नहीं किया ना, ये कलमों के लिए रखा है वाला पेड़। मैं जनरली बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है। जी 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 जी। हाँ जी। और उसमें फ्रूट आएगा तो पेड़ सूखने की कोई संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं। आपने पीछे देखे मेरे कई पेड़, ये वाला पेड़ देख लो आप, ये कई सालों से ऐसा ही है। ये देखो यहाँ से मेन टहनी ये थी, पर ये ध्यान रखना जो वीक डालोगे वो उसी साइड जाना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए। अब ये देखो पूरा भरा हुआ है जी, इसमें 0 ग्रोथ है, और आगे देखो आप ग्रोथ रोक दी है। सब टहनियां देखो इसकी कमजोर में डाल दी मैंने ताकि ग्रोथ रुक जाए, क्योंकि इसके पास यहाँ इतनी जगह है। जी। और कौन सी ऐसी बात है जो हमें प्रोनिंग करते हुए खास कर ध्यान रखनी चाहिए, जो आप बताना चाहें? मैं सिंपल सी बात बोलूंगा कि अगर आप डाउटफुल है इसको काटूं ना काटूं तो मत काटो जी। एक। दूसरा ये कि आपको पता होना चाहिए कि जिस टहनी को आप काट रहे हैं उसका अगले साल क्या होगा जी, कि उसका क्या बनेगा अगले साल। बिल्कुल, बस ये ध्यान होना चाहिए जी। कि आपने ये नहीं करना कि यहाँ से खाली करना है, यहाँ से वो करना है। और पेड़ हमने सुंदर नहीं बनाने हैं, हमारे को इनसे पैसे चाहिए, जितना ज्यादा फल ले सको अच्छी क्वालिटी का उतना अच्छा रहेगा। जी। और जैसे आजकल का समय चल रहा है, बारिश नहीं हो रही है, बर्फ नहीं पड़ रही है, हमारे चिलिंग आवर्स पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इस समय हमें खाद डालनी चाहिए या फिर नहीं डालनी चाहिए? क्या हमें अपने ऑर्चर्ड में करना चाहिए? देखिए जनरली क्या होता है कि मिट्टी जितनी ज्यादा छेड़ोगे आप, आपके जमीन में उतना सूखा पड़ेगा।
पिछले साल हम 4-5 लोग गए थे जब वो ड्रॉट लगा था जून जुलाई में, और पेड़ सूखने लग गए थे, लोगों के पत्ते पीले होने लग गए थे। तो हमने वहां देखा कि जहाँ रफ एंड टफ है, जिसने खोदा हुआ नहीं है ज्यादा, तो उनके कोई नुकसान नहीं था। अब हम जब खोदते हम उसको ना बिल्कुल झाड़ फड़ाक के पतला करते हैं जी। तो झाड़ फड़ाक के पतला करके क्या होता है कि जब तेज बारिश आती है तो ऑर्गेनिक उठ के बह जाता है जी। और जो सॉइल का एकदम कॉम्पैक्ट हो जाती है, क्योंकि पत्ते पार्टिकल बीच में अंदर घुस जाते हैं जी। तो उससे और कॉम्पैक्शन होती है। ये देखिए पिछले साल का खोदा हुआ है, मतलब ये कोई 1.5 साल पहले सीजन के बाद खोदा है, ढेले पलटे हैं सिर्फ। ये देखना आपने, ये देखो अभी भी वैसा ही है। ये आप जो ये अर्थवर्म्स के पोर्स है सारे जी। अगर हमारे अर्थवर्म्स होगी तो पानी अंदर जाएगा, और इसमें देखो नमी भी है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे बहुत इसमें। ये हर जगह ऐसा होगा। जब तक आपकी पोर्स नहीं हर जगह तो कोई फायदा नहीं आपका खेती बाड़ी करके। जो क्लीन कल्टीवेशन है उसमें ये पोर्स नहीं मिलेंगे आपको। ये देखो जी कितने सुराख है इसमें। और अभी जो हमारी स्प्रेज हो रही है, कौन सी स्प्रेज पे हमें इस वेदर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि हम कभी देखते ही नहीं कि किस स्प्रे का क्या फायदा, किस स्प्रे का क्या घाटा है। या तो मल्टीनेशनल कंपनी बोलती है हमारे को स्प्रे करने के लिए, जिनको सेब के बगीचों की कोई नॉलेज नहीं है, या फिर दुकानदार बोलते हैं। हमारे को देखना चाहिए कि जब आप कोई स्प्रे दवाई खरीदते हैं कि उस नेट में देख सकते हैं, आप मोबाइल में देख सकते हैं कि इसका फायदा क्या और घाटे क्या है जी। तो उस हिसाब से चलना चाहिए। अभी तो जनरली TSO मैंने कर दिया है, TSO ही होना चाहिए हमारे, ज्यादा तो कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे अभी का ये सूखे का मौसम चल रहा है तो आप कोई खाद का प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। खाद मैं तभी डालता हूँ जब नीचे नमी होती है जी। और हमारे को अपना बगीचा साफ सुथरा रखने की जरूरत नहीं होती है। मैं तो सारा कचरा सब कुछ इसी में अंदर डालता हूँ, नीचे डालता हूँ जी। तो वो ऑर्गेनिक का काम करता है जी। मैं गाय मैंने रखी हुई नहीं है तो गोबर में डालता नहीं, तो इसी से मेरा ऑर्गेनिक पूरा होता है जी। और जैसे आपके काफ़ी सालों से क्रॉप लग रही है, तो आपने कहा कि मेरे 25 साल से क्रॉप लग रही है, तो उसमें आप खाद भी बहुत कम डाल रहे हैं, लो बजट में अपनी फार्मिंग कर रहे हैं, वो चीज़ें आप कैसे मैनेज कर रहे हैं वो जरूर बताएं। ये तो मैं 15-20 साल से बोल रहा था कि स्प्रेस कम करो, महंगी दवाइयाँ मत करो। आपने सुना भी होगा, कईयों ने बोला होगा, पिछले साल उसका रिजल्ट निकला। जिसने बेसिक जेनेरिक दवाइयाँ की थी उनके लीफ फॉल नहीं हुआ, बाकियों के पत्ते झड़े जी। और जितनी महंगी दवाई तुमने उतना रिएक्ट किया। वो दवाइयों का नुकसान नहीं है, मौसम कुछ ऐसा था और कारण बहुत थे। मेन कारण तो ये था कि जैसे आपने एक स्प्रे कर दी, उसके बाद आपने दूसरी स्प्रे की, बीच में बारिश नहीं आई, ये नहीं देखा कि अगली स्प्रे और पहली स्प्रे में रिएक्शन होता है कि नहीं होता है, कंपेटेबल है कि नहीं है। उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स पड़ी पिछले साल। तो मैं तो ये जानता हूँ कि जो बहुत खर्चा कर रहे हैं, जहाँ हमारा बजट 25-30% लगता था बगीचे की मेंटेनेंस में, अब वो 60-70% पहुँच गया बहुत लोगों के। तो अगर तो क्रॉप टूट जाए एक साल तो फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है जी। तो हम उस ओर ध्यान नहीं दे रहे। हम तो ये सोच रहे हैं कि कौन सी दवाई से फायदा होगा, क्यों होगा, कोशिश करते हैं, लोगों की सुनी सुनाई बातों पे हम चलते हैं। जी। आप अपने ऑर्चर्ड में बहुत कम से कम दवाइयों का प्रयोग करते हैं और खादों का भी बहुत कम प्रयोग करते हैं। आप किन किन दवाइयों का और खाद का प्रयोग करते हैं वो भी हमें बताएं। और जो ऑर्गेनिक के बारे में अभी आप बता रहे थे, ऑर्गेनिक और केमिकल नेचुरल, इनका भी काफ़ी डिबेट आजकल चल रही है, इस पर भी थोड़ी बात। देखिए ऐसा है, एक तो यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, कोई डेफिनेट गाइडलाइंस नहीं है। कई कंट्रीज में बोलते हैं कि कुछ नहीं डालना है, हम बोलते हैं कुछ नहीं डालना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कब केमिकल होती है, जब मान लिया मैंने आज कुछ डाला है मिट्टी में, उसका रेजिड्यू सेब में रहे और कितना % रहा, कितना ppm में रहा, अगर वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है तो वो केमिकल युक्त मानी जाती है। अगर हमारी सेहत के लिए खराब नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें ज्यादा, कि अगर आप अभी कुछ डाल रहे हैं। तो मैं तो केमिकल्स डालता हूं पर बहुत कम मात्रा में डालता हूं। जी। और आपने एक बात अभी कही थी रिकॉर्डिंग से पहले कि आपके ऑर्चर्ड में 10 या 15% आपने पॉलिनाइजर वैरायटीज लगाई है, तो उन्हें हमें किस स्थान पर और कैसे लगाना चाहिए? कहीं नहीं, आपके मतलब कि बीच बीच में पॉलिनेटर हो तो नेचुरली खुद पॉलिनेशन हो जाती है। कल में तो मैंने बहुत कम रखे, काट दिए,
क्योंकि वो पेड़ों को खा जाती थी वैसे जनरली। तो जैसे यहाँ देखो एक ग्रैनी इसमें तई भी कंट्रोल किया हुआ है, छोटा सा रखा हुआ है, तो वैसे पॉलिनेटर्स रखे हैं मैंने जी। और ग्रैनी स्मिथ की भी एक दिक्कत है, इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल पेड़ जी। अब इसमें देखिए चोटी ग्रोथ सारी रुकी हुई है, ये देखिए टहना पूरा बीमे से भरा है जी। तो ये भरना है हमारे को जी। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, प्रोनिंग से हो जाता है। और जैसा अभी ये पेड़ दिख रहा है, इसमें कई कई टहने ऐसे लग रहे हैं कि ग्रोथ इसकी कम हो चुकी है और कम ये चुकी है, रोक दी है, सूखेगा नहीं। आप कोई पेड़ देख लो इधर, ये जो जहां जितनी जगह है, ये देखिए इसमें कोई ग्रोथ नहीं है फिर भी चला है। एक भी पेड़, यहाँ एक छोटा सा पेड़ सूखा है, बाकी पीछे देख लीजिए आप कोई पेड़ सूखा नहीं है जी। अच्छा, एक प्रॉब्लम हमारे, दो प्रॉब्लम बहुत बड़ी, एक तो हम गाला ग्रैनी स्मिथ में बीमा नहीं बना पा रहे अंदर का। इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये दो किस्म से फूलते हैं ये वाले पेड़ हमारे जनरली। एक तो बीमे में फूल आता है, एक जो वाटर शूट होते हैं उनकी आंखों में फूल आता है। जो वाटर शूट की आंखें होती है उसमें बीमे से 20-25 दिन बाद फूल आता है, तो उसका साइज नहीं बनता, फ्रूट साइज। तो क्रॉप कोशिश कीजिएगा कि बीमे में लीजिएगा जी। और दूसरी बात, M9 में बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं, ग्रोथ नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कि फ्रूट क्वालिटी में तो M9 बहुत अच्छा होता है, बेस्ट क्वालिटी, साइज भी अच्छा होता है, और कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही जरूरी है कि पूरी साल उसकी इरिगेशन करो। एक ऑर्चर्ड है मेरा कोकुनाला में M9 पे, मतलब पुराना लगा, बहुत पुराना, बीच बीच में लगाया है, वो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अगर किसी ग्रोथ नहीं आ रहे तो मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको आगे आओ कि उसकी ग्रोथ क्या। ये देखिए M9 है ये जी, ये नीचे दिखा दीजिए बॉटल नेक, ये गोल्डन स्पर है, गोल्डन स्पर में तो ऐसे भी ग्रोथ नहीं होती है। और ये देखिए सेल्फ स्टैंडिंग टाइप है, नीचे से नहीं हिलता। ये कैसे हुआ? मैंने इसका साइनवुड मतलब कि जो कलम होती है ना जी, उसके आसपास मिट्टी डाल दी। देखिए साइनवुड इधर था, ये जड़ें आ गई उसके ऊपर साइनवुड में, फिर भी इसका करेक्टर 70-80% M9 का ही रहेगा जी। अब मैं डिफरेंस कहूंगा, एक जगह मेरे गाला लगा हुआ है, लाइन में लगा हुआ है, कि वहां एक गाले के मैंने बंद किए थे, इस साल तो चलो और भी कर दिए, उसमें ऊपर रूटिंग हो गई है जी। ये भी देखिए हमने इसमें साइनवुड रूटिंग हो गई है। और आपने बिना सपोर्ट के यहाँ पर ये M9 हाँ मेरे है बिना सपोर्ट, काफी तरह के रूट स्टॉक लगाए हैं। जब साइनवुड रूटिंग हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम नहीं रहती। हाँ एक सपोर्ट कभी लगा लेता हूँ सीजन में, अगर बहुत ज्यादा क्रॉप आ जाए जी। इसमें देखिए कैसे बीम भरा है पूरा जी। अब मैं जो वीक पे बोलता ना, मेन ब्रांच ये थी, ये मैंने वीक पे डाल के अब ग्रोथ कंट्रोल कर दी है इसकी। इसमें पूरा बीमा भरा है जैसे स्पर में भरा होता है जी। ये भी गाला इसमें देखिए है, ये पूरा भरा है, ये शनीको गाला है ये नहीं, ये स्ट्राइप गाला नाम का आता है, गाला हुआ है ये 2-3 पेड़ जी। ये सब गालों में ऐसा ही मिलेगा आपको। ये गेल गाला ये वाला जिसमें आपने जो गाला भी है वो मेरे पास भी है, यहाँ से वो ब्लाइंड हो जाता है। नहीं वो ब्लाइंड आपने किया हुआ है, ब्लाइंड होता नहीं है, उसको हम कैसे प्रोनिंग करके। आप बहुत हैवी प्रोनिंग करते होंगे उसमें। सबसे बड़ी बात तो मैंने बोला कि जो मूवमेंट है अंदर की वो बंद नहीं करनी है जी। होता पता है क्या, जब आप यहाँ एक वॉट शूट काटते हैं ना, मान लिया एक ही आया यहाँ, तो बाकी सारा नंगा हो जाएगा, अगले साल आएगा ही नहीं वहाँ वाटर शूट। अगर एक रखेंगे आप खुला छोड़ेंगे तो अगले साल उसमें कम से कम 10 वाटर शूट आएंगे जी। ये देखिए ना सारा बीमा वाटर शूट पे बना है, ये देखिए जी। जैसे मान लीजिए ये नया टहना है, हाँ जी हाँ जी, तो इसको मैं कितना काटूं कि बीमा भी पीछे आए? अब जैसे मैंने ये वाली टहनी रखी ना जी, अब ये देखो ये भी खुलने लगी अब इसकी वजह से जी। अच्छा अगर मैं चोटी में ज्यादा ग्रोथ लूंगा तो सारा सैप ऊपर जाएगा और यहाँ कुछ नहीं खुलेगा जी। मतलब कि आपका सैप का मूवमेंट इतना ज्यादा नहीं होना कि ऊपर चोटी के लिए कि आपके बहुत ज्यादा ग्रोथ है, उसकी वजह से आपके सारा सैप ऊपर जाएगा और ये वाले आंखें नहीं खुलेगी। देखिए ये खुलने लगी अब सारी जी, जैसे गाला है ये। अब हम M9 की बात करें थे, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने ताजी मिट्टी डाली है इसमें अभी कुछ दिन में। ये इसका साइनवुड मैं अब दबा रहा हूँ जी, इसका पहले दबा हुआ है। इस वाले पेड़ का देखो फर्क, देखो आप इधर इस पेड़ में, ये देखिए यहाँ क्या हुआ, साइनवुड दबा के इतनी मिट्टी थी, इस साइड को देखिए ये नई जड़ आ गई साइनवुड से जी, और ये पेड़ अब बिल्कुल पक्का हो गया। जैसे कहा जाता है कि इसको दबाने से ये सड़ जाता है। नहीं, आप पूरा नहीं दबाना है, सिर्फ निचला हिस्सा दबाना है। ये देखिए ना यहाँ
ये ऊपर थोड़ी बारिश आएगी बैठ जाएगा, सिर्फ निचला हिस्सा दबाया है मैंने जी। वहां भी देखो आप, पूरा नहीं दबाया जी। तो ये इससे इसमें साइन रूटिंग होगी और वो ऑलमोस्ट सेल्फ स्टैंडिंग बन जाएगा पेड़। जी। और ये आपके सभी में यहाँ पर ऐसा ही है कि बिना सपोर्ट के आपने? हाँ बिना, जैसे ये देखो एक स्पोर्ट लगाई है सीजन के टाइम जी। इसमें तो जरूरत भी नहीं है, ये तो बल्कि छुट्टी हुई है, इसमें आई नहीं है स्पोर्ट जी। स्पोर्ट थोड़ी सी सीजन टाइम हो जाता है कि बहुत ज्यादा वेट अब इतने पेड़ में, अब इसको लाओ देखो नीचे से बहुत कम मिल रहा है जी। एक स्पोर्ट में हमने इनमें अगर झुक जाए पेड़ एक साइड को तो लगा देता हूँ। बिल्कुल। और आपने अपने ऑर्चर्ड में कौन कौन सी तरह के पॉलिनाइजिंग वैरायटी लगाई? देखिए मेनली मैं वर्क कर रहा हूँ, जैसे ये पिंक लेडी है जी, और ग्रैनी स्मिथ है, विंटर बनाना है, गोल्डन स्पर है, ये 3-4 वैरायटी जो मैं मेन पॉलिनेटर के रूप से दे रहा हूँ जी। अच्छा, इसमें ग्रैनी स्मिथ हो गया आपका, या ये जो वैरायटीज मैंने बोली, इसमें क्या फायदा था, आप यहाँ नजदीक से देखो, इसकी आंखें हैं ना जो वॉट शूट की जी, ये देखिए सारा बीमा है जी, दिख रहा होगा आपको, मोटा है बिल्कुल। तो पहले तो ये फूलेगा नीचे का बीमा, मतलब ये स्पर से पहले फूल जाएगा आपके, ये फिर रॉयल में, रॉयल के बाद पूरा फूलेगा, तो आपको पूरे सीजन में प्रॉपर पॉलिनेशन मिलता है। बिल्कुल। जैसे इस बार रेड गोल्डन में बहुत दिक्कत आई कि वो लेट फूला या फिर कईयों का जल्दी फूल गया, तो उस तरह से वो जनरली पता क्या होता है कि हम रेड गोल्ड जल्दी फूलता, रेड गोल्ड जाता है, हम रेड गोल्ड को बाकी वैरायटी से मतलब रॉयल लेके चलो 15-20 दिन पहले तोड़ देते हैं, तो उसकी साइकिल बन जाती है जल्दी फूलने की हर साल। अगर आप रेड गोल्ड बीच में तोड़े, साथ तोड़े, जब रॉयल तोड़ रहे आप, तो ये साइकिल नहीं बनेगी आपकी जी। जैसे आपने यहाँ पर रूट स्टॉक का पेड़ भी लगाए हैं, सीडलिंग के भी लगाए हैं, तो स्टार्टिंग में आपने किन किन बातों का ध्यान रखा और रखना चाहिए रूट स्टॉक का ऑर्चर्ड लगाते हुए, या फिर सीडलिंग का लगाते हुए, या फिर जैसे आपने मिक्स लगाया है? मैंने यहाँ पे तो मिक्स किया हुआ है सारा, जो मेरा दूसरा ऑर्चर्ड है वहां तो लाइन में प्रॉपर लगे हुए है, और जहाँ जो रूट स्टॉक की लाइन है पूरी रूट स्टॉक की है। सबसे बड़ी बात, आप जब पेड़ लगाते हैं तो अगर आपका गड्ढा 2-3 महीने खुला रहे, जैसे मतलब सीजन के बाद गड्ढा बना दो, तो जो सनलाइट होती है ना उससे काफी हद तक बीमारियां खत्म हो जाती है। कि अगर महीने 1.5 महीने आपका गड्ढा खुला रहता है तो ग्रोथ में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है जी। तो सबसे मेन ध्यान तो रखो। और खर्चे इतने हो गए कि नेचुरली हम पता नहीं क्या क्या भर लेते हैं अंदर गड्ढे में, या फिर कुछ और डालते हैं, उसकी कॉस्ट हम देखते नहीं है, हम सोचते पेड़ चल पड़े बस, तो वो कंसेप्ट थोड़ा सा गलत है जी। अगर आप धूप से नेचुरल तरीके से करो कि भाई धूप खुला रखो, धूप लगेगी, तो वो नेचुरल ही बहुत अच्छा पेड़ बनेगा, ग्रोथ भी आएगी जी। जैसे मैं आपके पीछे देख रहा हूँ, ये 1 या 2 साल का पेड़ है, ये M9 का है जी, M9 का पेड़ है। M9 का, ये भी M9 छोटे पेड़ों में हमें किस प्रकार से प्रूनिंग करनी चाहिए? M9 में सबसे पहले तो ये देखना है कि आपने कैनोपी पूरी बनानी है, कि पहले आपका पेड़ बन जाए जी। कि आप शुरू में ही फ्रूट लेने लग जाओगे तो फिर नहीं बनेगी, कभी भी पूरे फ्रूटिंग में नहीं आएगा। सबसे पहली बात तो ये है, बाकी जब बन जाए कैनोपी तो आप फ्रूट लो। M9 में एक प्रॉब्लम है कि अगर आप बहुत ज्यादा फ्रूट ले लोगे जब बड़ा होगा पेड़, तो ऑल्टरनेट बेयरिंग में चल जाता है जी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दुनिया में तो ये बोलते हैं कि जी कभी फ्रूट से खाली नहीं जाता, पर उसमें इतनी ज्यादा कैपेसिटी होती नहीं है कि अगर आप थिनिंग प्रॉपर ना करो और आपने पंपर क्रॉप ले ली उसमें, तो फिर वो ऑल्टरनेट बेयरिंग में चल जाएगा, 1 साल सेब लगेगा, 1 साल नहीं लगेगा। रूट स्टॉक में कितने टाइम के बाद आपको फ्रूट लेना चाहिए लगाने के बाद? क्योंकि बाहर से पेड़ आता है 2-3 साल का वो आता है, जब आप अपने ऑर्चर्ड में लगा रहे हैं कितने साल बाद उसका फ्रूट लेना चाहिए? कैनोपी कब तक बनानी चाहिए? मैं तो जानता हूँ जितनी आपके पास जगह है कैनोपी पहले बना लो, थोड़ा बहुत 2, 4, 5, 6, 7, 10 दाने ले लो पेड़ के साइज के हिसाब से, वही मेन लीडर में ले लो, बाहर की ब्रांचेस में मत लो। जब तक कैनोपी नहीं बनेगी तब तक पूरा फ्रूट मत लीजिए, कैनोपी बन गई तो आप पूरा फ्रूट लीजिए, नहीं तो फिर आपका पेड़ कभी बनेगा ही नहीं जी। जैसे अभी काफी देखने में आ रहा है, काफी रूट स्टॉक के ऑर्चर्ड लगे हुए हैं, उनमें केवल M9 के भी है, फ्रूट बर्ड बने हुए हैं और ग्रोथ उनकी चेक हो गई है, तो उनका क्या कारण आप मानते हैं? वो फ्रूट ज्यादा ले लिया ना उन्होंने पहले, फिर वो कैनोपी बन ही नहीं पाई। अगर कैनोपी बन गया फिर कोई नुकसान नहीं है उसमें कि भाई आपके ग्रोथ रुक जाए। और अब बड़े पेड़ के बारे में, प्रूनिंग के बारे में भी कुछ बताएं। ये देखिए नाशपाती का पेड़ है, मैंने तो नाशपाती भी ऐसी भरी हुई है जी। इसमें नाशपाती और ग्रैनी स्मिथ में भी होता है ये जो ये होता है ना, ये हमारे तो पहाड़ी भाषा में डुंडल बोलते हैं इसको जी। जनरली इसको काट देते हैं हम, जैसे ये खाली है जी, अगर हम इसको काट देंगे तो ये अगले साल इसमें बीमा नहीं आएगा। जब इसमें एक बार बीमा आ जाएगा ना तो ये हमेशा बीमा रहेगा,
अब इसमें देखो यहाँ भी इसी में बीमा है, यहाँ भी इसी में बीमा है, जबकि साल बम्पर क्रॉप थी नाशपाती की, यहाँ देखो इसमें आया बीमा। हम जनरली क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से काट देते हैं या यहाँ से काट देंगे, तो वो फिर प्रॉपर बीमा नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखना है आपने। और बड़े पेड़ का भी यही है कि अगर आपके पास स्पेस है तो चोटी की ग्रोथ ले जाते रहो, अंदर की ग्रोथ बंद कर दो। जैसे मान लीजिए आपके पीछे 1 साल का ये पेड़ है। हाँ, ये तो अभी लगाया है मैंने, तो 15-20 दिन पहले। इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कटिंग करते हुए? कटिंग करते 2-2.5 फुट में कट जाना चाहिए। आप थोड़ा गोड़े से ऊपर काट दो, आप पाँव रख के, बस वही होता है पहले साल, तो ज्यादा कुछ नहीं होता है। और रूट स्टॉक और सीडलिंग दोनों में यही? दोनों में पहले कैनोपी बनाओ जी। सीडलिंग में तो फिर भी दूसरे तीसरे साल आप तीसरे साल फसल थोड़ी बहुत ले सकते हैं, पर कैनोपी बनाना बहुत जरूरी है पहले पेड़ की, नहीं तो नहीं पेड़ चलेगा। और जो आप ऑर्गेनिक मटेरियल की बात कर रहे थे, काफी लोग पत्ते भी डालते हैं, छिट्टे भी डाल रहे हैं आजकल लोग नालियां बना करके, वो कितना सही और छिट्टे में ऐसा होता है जनरली, और पत्ते में भी हमारे इन्फेक्शन होता है। अगर तो आप उसको काट के ट्रीट करके डाल रहे हैं तो फिर ठीक है। अगर आप ऐसे ही छींटे डाल रहे हैं तो थोड़ा बहुत बीमारियां जो छींटे में है, लकड़ी में है, वो आपके पेड़ों में जा सकती है। जी। और आप अपने तौलिए में कौन कौन से ऑर्गेनिक मटेरियल्स डालते हैं जो आप? मैं ये बदल के डालता हूँ जी। अब जैसे आप देखो, कचरा तो सारा इसी में है, घास फूस भी इसी में ही है, कोई ज़्यादा कलाकारी नहीं कर रहा हूँ। फिर 2-3 साल में मैं कुछ ना कुछ जैसे राइस हस्क डाल देता हूँ, कभी 4-5 साल में एक बार। बहुत सस्ता पड़ता है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पड़ता है एक किस्म से उसका। और वुड शेविंग्स डाल देता हूँ, जो हम जैसे घर काम कर रहे हैं, या आरा मशीन का बुरादा है वो भी डालता हूँ मैं, पर ट्रीट करके डालता हूँ। मैं ट्रीट करके डालता हूँ, ऐसे नहीं डालता हूँ। तो पंकज जी, आप जो पूरे साल में आपका शेड्यूल है सॉइल एप्लीकेशन का, फॉलियर का, वो आप हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सबसे जरूरी जो खाद है मैं सोचता हूँ, ये मैं नाइट्रोजन पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब कि मैं तो यूरिया डालता हूँ, तो सबको पता है वो सबसे जरूरी होती है नेक्स्ट ईयर की क्रॉप के लिए। बाकी मैं मार्च अप्रैल पोटाश डालता हूँ थोड़ी बहुत, और सुपर फॉस्फेट 4-5 साल में एक बार डालता हूँ। सिंगल सुपर फॉस्फेट इसलिए क्योंकि उसमें 14-15% के करीब सल्फर होता है। सल्फर आपको पता बहुत जरूरी होता है पेड़ों के लिए जी। और आप कौन कौन सी स्प्रेज करते हैं, किस किस टाइम पर करते हैं? जनरली टीएसओ मैं जनवरी फरवरी में कर लेता हूँ। कोशिश तो दिसंबर की रहती है, पर दिसंबर में ठंड बहुत होती है, क्योंकि स्केल पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वो दिसंबर में होता है टीएसओ। और फिर आगे तो मैं बीमारियां देख के करता हूँ। और जनरली मैं सस्ती, मतलब कि जो तो पहले तो सब्सिडी में मिल जाती है दवाइयाँ, जितनी सस्ती पड़े मेरे को स्प्रे, मैं उन्हीं दवाइयों की ओर ध्यान देता हूँ। और एक आप रिफ्लेक्टोमीटर भी रिफ्लेक्टोमीटर जी वो दिखा रहे थे, उसकी क्या महत्वता है हमारी स्प्रेज में, हमारी खाद डालने में? जैसे आप उसका पत्ते का जूस लिया था लीफ पे, वो सिर्फ इसमें नहीं यूज होता, वो सब प्लांट्स में यूज होता है, और वाइन इंडस्ट्री में, जूस इंडस्ट्री में, सब में यूज होता है। उसकी एक रीडिंग आती है बाहर की, जैसे पेड़ की मान लिया, किसी पेड़ की 13-14 आनी चाहिए, तो अगर वो कम है, जैसे पत्ते का जूस एक बूंद डालनी पड़ती है, तो वो कहीं ना कोई कमी है पेड़ में, या न्यूट्रिशन की कमी है, या फिर कोई कीड़ा लगा है, बीमारी लगी है, या ड्रॉट है, या एक्सेस पानी है, कुछ ना कुछ होता है। अच्छा, उसका सबसे बड़ा फायदा हमारे एप्पल इंडस्ट्री में ये है कि अगर आप सेब का भी लेंगे, और जो आपके घास उग रहा है उसमें तौलिए में जी, अगर तौलिए वाले घास का उससे ज्यादा है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है आपको, अगर रीडिंग उसकी ज्यादा है जो घास है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन सारा वो खा रहा है, फिर वो सेब को नहीं मिल रहा है। अगर उससे कम है तो वो वाला घास आप रख सकते हैं। बिल्कुल। और आजकल वैरायटियों को लेकर के बागवानों में और बहुत सारे लोगों में बहुत समस्या चल रही है, कौन सी वैरायटी लगाए? तो आप हमें जो बताना चाहे, पिछले काफी सालों से बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी मार्केट में है, और आपने भी कौन सी लगाई है जो आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं? देखिए, जब मैं नई वैरायटी लगाता हूँ तो मैं 1-2 पेड़ लगाता हूँ सिर्फ, फिर उसको मैं देखता हूँ कि जब बम्पर क्रॉप लगे तो उसका क्या रिजल्ट आया। ये तो आपने भी नोट किया होगा कि बहुत सालों से बहुत वैरायटी आई है। अब जैसे लो हाइट है, हम मैक्सिमम ऑर्चर्ड हमारे अभी भी अगर स्पर में चले तो स्कारलेट स्पर है, सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब गालाज काफ़ी अच्छे बिक रहे हैं, तो लो हाइट के लिए तो कलर गालाज ही चाहिए, जिसमें कलर जल्दी आए,
उन्हीं की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी करते हैं सब। और मिडिल और हाइट में थोड़ा जो आराम से कलर आए। और मैं एक बात बताऊंगा आपको, अगर मेरे बगीचे में कोई वैरायटी अच्छी बन रही है, जरूरी नहीं 2 किलोमीटर दूर भी वो वैसी बने। तो आपको खुद देखना चाहिए आपके बगीचे में कौन सी वैरायटी अच्छी बन रही है, आप वो लगाओ और उसी में आगे काम करो। क्योंकि हर जगह वेदर कंडीशंस अलग होती है, सॉइल कंडीशंस अलग होती है, मॉइस्चर कंडीशंस अलग होती है, न्यूट्रिशन लेवल अलग होता है, पीएच अलग होता है। तो उस हिसाब से कोई वैरायटी अच्छा परफॉर्म करती है, कोई नहीं करती। और कुछ 8-10 सालों से मैं देख रहा हूँ कि गाला इसलिए नहीं जा रहे कि अच्छा बिक रहा मार्केट में। दूसरा कारण ये भी है कि हमारे बगीचों में पेड़ों में ग्रोथ रुक गई है। तो अगर आप ग्रोथ के हिसाब से चलोगे कि स्पर लगाना है, तो इस वक्त सबसे अच्छा परफॉर्मिंग स्पर रेड कैप वेल्टोर है जी, जिसकी किसी को नॉलेज भी नहीं होगी, है ऑलमोस्ट सबके पास है, गवर्नमेंट की लाई हुई वैरायटी है। फ्रूट पीस का स्पर के साथ आ रहा है और पेड़ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, पेड़ की ग्रोथ बहुत अच्छी है। और मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी कमी है उसमें जिस तरीके से हमारे को चाहिए 1 पैक में। स्पर में उससे अच्छा वैरायटी, नई वैरायटीज में बोल रहा हूँ कि नहीं है। जी। और आप बताना चाहे कौन सी आपको अभी तक जितनी भी वैरायटियां, कम से कम 7,000 वैरायटियां वर्ल्ड में है, उनमें से जो हिमाचल में वैरायटीज आई है सेब की, वो जो आपको आज तक सबसे सही लगी है, वो हमें जरूर बताएं। मैं बता रहा हूँ आपको, रेड चीफ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और हाइट में तो हमारा रॉयल अभी भी सबसे बढ़िया है। अब 4-5 साल से ट्रेंड क्या हो गया कि अगर आप 20 तारीख के बाद स्पर भेजते तो जो एजेंट्स होते हैं, आरसी होते हैं, वो बोलते जी इसको रॉयल लिखना है, स्पर नहीं लिखना, क्योंकि रॉयल की वैल्यू वापस आ गई है। हाइट के लिए तो रॉयल बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ये कंसेप्ट है कि हम पहले बहुत बड़ा पेड़ बनाते थे फिर फ्रूट लेते थे। आप रॉयल में भी 3 से 4 साल प्रूनिंग से फ्रूट ले सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, मतलब कि पेड़ बनता रहेगा जितना आपने बनाना है वो कर सकते हैं। तो लो हाइट में जनरली स्कारलेट्स पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और उसके अलावा मेरे को तो रेड कैप वेल्ट और अच्छा लगता है। जी। और रेड कैप वेल्टोट की आप एलिवेशन बता सके हमें। वो मेरी एलिवेशन यहाँ की 5500 है, ऊपर की 7000 है, दोनों जगह अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जी, कौन सी वैरायटीज जो है आप रिकमेंड कर सकते हैं लोगों को, जो आप एलिवेशन के हिसाब से बता सके, जो आपने परफॉर्म करते हुए देखी है। देखिए हाइट में तो एस पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अब आपने एक बात और भी नोट की होगी पिछले 20 साल से कि एक वैरायटी 2 साल 3 साल चलती है, 2-3 साल उसका शोर होता है, फिर नई वैरायटी आती है, पुराने का नहीं सोचते। अब सबसे अच्छा तरीका पता है क्या जानने का, आप नर्सरी वालों से पूछो कि आपके 5 साल से कौन से पेड़ बिक रहे हैं, 10 साल से रेगुलर जो बिक रहे हैं। तो एक हाइट के लिए एस पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पर एस में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि वो क्या बोलते हैं, मार्केट में 80% लोग जो एस की कलमें दे रहे हो गलत है, उसकी वजह से थोड़ा सा बदनाम हो रहा है उसे। जिनके पास सही कलमें उनके तो अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, 7000 और उससे ऊपर की। तो लो बाइट मतलब जो कलर वराइटी है सारी अच्छी है, सिर्फ मतलब कि साइज बन जाए हम, क्योंकि हमारे को यहाँ साइज चाहिए होता है, बस ये ध्यान रखना होता है। और रूट स्टॉक और सीडलिंग में भी काफी डिफरेंस चल रहा है। आपके अनुसार रूट स्टॉक कहाँ लगना चाहिए, सीडलिंग कहाँ लगना चाहिए? देखिए एक तो मिसकंसेप्शन ये है कि आपके पास पानी नहीं होगा तो रूट स्टॉक नहीं चलेगा, वो गलत बात है। और जो हमारी मार पड़ रही है प्लांट्स की, हमारी सॉइल हो गई है डेड बिल्कुल। कैसे डेड हुई, पहले खेती बाड़ी की हमारे बुजुर्गों ने, फिर बगीचे लगाए, फिर वो सूख गए, फिर और लगाए वो सूख गए, अब हम फिर भी लगा रहे हैं। सॉइल लिविंग सॉइल नहीं रही है हमारी, जिसमें बहुत सारे केंचुए हो, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो नहीं रही है। क्यों नहीं रही है? वो हमारी क्लीन कल्टीवेशन की वजह से, कि हमने खोद खोद के कई साल पहले, अब तो चलो कम खोदते लोग, उसकी ऐसी रेल बनाई कि वो ऑर्गेनिक का जो ह्यूमस बनना था वो बनने ही नहीं दिया ढंग से। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं गोबर डालता नहीं ऑलमोस्ट, तो मेरा ऑर्गेनिक कार्बन जो 0.5 to 1 होना चाहिए, कोई 3 के करीब है, मतलब कि केजी पर 100 kg सॉइल होता है, 2.5 और 3 के बीच है, विदाउट गोबर भी। क्यों? क्योंकि मैं मिट्टी ज्यादा नहीं छेड़ता। बाकी आपने देखा होगा कि पोर्स अर्थफॉर्म ने कैसे बनाए हैं मेरे ऑर्चर्ड में। जी। और क्या बोलते हैं, अगर सॉइल आपकी ढंग की नहीं होगी तो परफॉर्मेंस बगीचे की अच्छी नहीं होगी। तो आपको दोबारा से वापस आना पड़ेगा
और आपकी सॉइल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह और केंचुए वगैरह पूरे होने चाहिए आपके, और एक लिविंग सॉइल बनाना उसको। हमारी सॉइल डेड हो गई है। सीडलिंग कहाँ लगना चाहिए और रूट स्टॉक? देखिए मैं यहाँ बताऊं, इस बगीचे में हम घूमे, इसमें सीडलिंग भी है, रूट स्टॉक भी है, इंटरस्टॉक भी है जी। ये जरूर है कि रूट स्टॉक का पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है, जैसे M9 में साइज बनता है, और कोई अगर आप बीमारी और क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से बोलोगे तो जो सबसे रेजिस्टेंट वैरायटी है वो हमारी सीडलिंग है, हर बीमारी के लिए, हर मौसम के बदलाव के लिए। फिर पर्टिकुलर तरीके के लिए हम ये रूट स्टॉक लगाते हैं, थोड़ा हाई डेंसिटी, क्योंकि लेबर की प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए हम रूट स्टॉक लगाते हैं। पर यहाँ मैंने उल्टा देखा है, मान लिया किसी के बगीचे में बढ़िया बगीचा है 400-500 पेड़ का, 200-300 पेड़ का रॉयल का, अगर वो 100 पेड़ रूट स्टॉक के लगाता है, वो आपने भी देखा होगा, वो पूरा ध्यान अपना उस 100 पेड़ की ओर डाइवर्ट कर लेता है। जबकि रूट स्टॉक इसलिए लगाया जाता है कि आपको काम कम करना पड़ेगा, छोटे पेड़ है, मैनेजमेंट आसान होगी। हमने रूट स्टॉक की मैनेजमेंट डिफिकल्ट बना दी है कि हम उसी में घुसे रहेंगे। जैसे यहाँ पर आजकल सीडलिंग के बड़े बड़े ऑर्चर्ड काटे जा रहे हैं और रूट स्टॉक लगाया जा रहा है, आप उनको कहाँ तक सही मानते हैं? अगर वो सही है तो हमें उसमें किन बातों का ध्यान रखना देखिए, सबसे चाहिए? पहली बात तो ये है कि अगर आप एक हेल्दी ऑर्चर्ड काट रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मेरे ख्याल से। अगर वैरायटी अच्छी रॉयल है आपके पास, तो कई लोग बोलते हैं सेब नहीं लग रहे, ऐसा कोई बगीचा नहीं है जिसमें सेब नहीं लग सकते अगर पॉलिनेटर प्रॉपर हो और कटिंग प्रॉपर हो, मतलब कि उसको सनलाइट प्रॉपर मिले पूरे पेड़ को। तो अगर ऑयल काट रहे हैं तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। और हेल्दी प्लांट्स, अगर किसी का बगीचा सूख रहा है वो तब काट रहा है तो चलो पैचेस में वो कर सकता है कि भाई अब ये बगीचा खत्म होने वाला है, लाइफ हो गई है, तो उसको काटना चाहिए। जो ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अभी तक ये हाई डेंसिटी का कंसेप्ट 15-20 साल हो गया, कई लोग तो बहुत सक्सेसफुल हुए, पर मेजोरिटी ऑफ लोग अरे परे की फजूल की बातें सुन के फेलियर है, तो आपको ही पता होगा। जी। और सबसे ज्यादा हमारे M9 लग रहा है, बिल्कुल। तो इसकी मैनेजमेंट भी आसान होनी चाहिए, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटा पेड़ है, सिर्फ थोड़ा सपोर्ट की जरूरत होती है, वो आपका प्रॉपर है, वो पहले कर देना चाहिए आपको बगीचा लगाने से पहले। सपोर्ट सिस्टम और इरिगेशन का जो सोचना है, अब इरिगेशन में कहाँ गलती करें हम। हमारे जो इरिगेटेड बगीचे है, मैं ये जानता हूँ कि सेब की इरिगेशन या तो होनी चाहिए खूब, जिस एरिया में आप करो, या नहीं होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए? अब मान लिया आपका ये पेड़ का तौलिया है, अगर आप यहाँ इरिगेट करोगे तो जड़ों का जमघट यहाँ बनेगा। मान लिया ड्रिप से कर रहा हूं मैं M9 का पेड़ है, बीच में हमने 2 ड्रिप लगा लिए, वो जमघट यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा, मतलब टॉप सॉइल में बनेगा। अगर आप स्प्रिंकलर से इरिगेट करें तो पूरे तौलिए में हमारे पुराने पेड़ों की जड़ें भी ऊपर आ गई है। क्यों? क्योंकि हम इरिगेशन कर रहे हैं और कम कर रहे हैं। जड़ हमेशा उस तरफ भागती है जहां पानी होगा, मॉइस्चर होगा। अंडरग्राउंड वाटर तो हमारे काफी कम हो चुका है। तो अगर कोई सीरियसली सोच रहा है, ट्रेंच बना रहा है, तो उसको पहले ही अंडरग्राउंड ड्रिप लाइन बिछा देनी चाहिए, फिर उसकी जड़ें जो होगी ना वो नीचे को मूव करेगी। जी। और जैसे हमारे बड़े बगीचे है, अगर इरिगेशन करना तो फ्लो इरिगेशन हमारे लिए सबसे बढ़िया है। फ्लो इरिगेशन क्या होता है कि आप पीछे एक नाली बना दो, उसमें पानी भर दो, मतलब जैसे स्लोप में एक कोने से भरो, थोड़ा थोड़ा रखो ताकि दूसरे कोने तक जाए, वो पानी अंडरग्राउंड जाएगा जड़ों में, तो उससे क्या होगा, जड़ नीचे को बनेगी। हम सिर्फ टॉप सर्विस का इरिगेशन कर रहे हैं और उससे जड़ें हमारी ऊपर आ रही है और पेड़ की लाइफ कम हो रही है। जी। और आप सीडलिंग को किस प्रकार से देखते हैं कि काफी लोग, मैंने अभी भी कहा कि सीडलिंग के बगीचे काट रहे हैं, हमें इस वक्त सीडलिंग पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि ये मिक्स होना चाहिए सब कुछ। जो मेरा ऊपर वाला ऑर्चर्ड है, वहाँ लास्ट ईयर क्या इरिगेशन नहीं करता मैं, वहाँ हाई डेंसिटी समझ लो आप उसको, प्रॉपर लाइन में लगे। वहां सबसे गंदा पिछले साल M9 ने परफॉर्म किया। सेब का साइज बिल्कुल इतना रहा, हाँ पेड़ कोई नहीं सूखा, ग्रोथ भी प्रॉपर थी, ड्रॉट की वजह से बोल रहा हूं मैं। और वहां पिछले साल सीडलिंग ने परफॉर्म किया, उससे पहले 2 साल रूट स्टॉक ने परफॉर्म किया। जो हमारी वेदर कंडीशंस है ना, अगर किसी ने मेरी सुनी है तो मिक्स करके लगाओ, रूट स्टॉक भी लगाओ, सीडलिंग भी लगाओ, और रूट स्टॉक भी मिक्स करके लगाओ, कि बड़े भी लगाओ छोटे भी लगाओ। ये वेदर कंडीशन के हिसाब से परफॉर्म कोई रूट स्टॉक बोले या सीडलिंग अलग अलग तरीके से कर रहा है हर साल परफॉर्म।
और सबसे अच्छी जो आपकी बात है, आप लो बजट में फार्मिंग कर रहे हैं, तो हम किन किन चीजों को ध्यान में रख के अपनी फार्मिंग को लो बजट में ला सकते हैं? आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, सबसे ज्यादा खर्चा हमारा होता है लेबर पे। अब जैसे है, मान लिया मेरी जितनी होल्डिंग है किसी की, उनके 6-7 आदमी परमानेंट पूरे साल है, जो बाकी एक्स्ट्रा लेबर है प्रूनिंग की है, सीजन की अलग है। अब छोटा जो किसान है उसके पास भी 1-2 आदमी, अगर 2 आदमी आप रखते हो तो 1000 रुपया दिन का आप खर्च कर रहे हैं। हम तो सिर्फ दिहाड़ी गिनते हैं, उनके रहने का इंतजाम हमारा है, बिजली हमारा है, पानी हमारा है, बिस्तर हम दे रहे हैं, कभी कभी बीच में उनको दूसरी फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। तो 1000 रुपये का मतलब बना 1 साल का 3,65,000 बन गया सिर्फ 2 आदमी का। और ज्यादा है तो उस हिसाब से लेबर कॉस्ट आ रही है। सबसे पहले तो हमारे को लेबर कॉस्ट रिड्यूस करनी होती है। अब जैसे मेरे पास है 3-4 आदमी आजकल जो कि मेरा काम नहीं कर रहे, क्योंकि विंटर्स में हमारा कोई काम नहीं होता ज्यादा, तो प्रोनिंग कर रहे हैं, अरे परे जा रहे हैं। जब मेरे को जरूरत होती है कोई स्प्रे करनी या कोई जरूरी काम है तो मेरा काम करते हैं, बाकी अरे परे लोगों की प्रोनिंग कर रहे हैं। मतलब कि उसमें मैं बचत कर रहा हूँ। अगर 4 आदमी को मैं 1 महीने रखूं तो आप ये समझो 2050-60 हज़ार रुपया मेरा लगना था, और 6 महीने हो गए विंटर्स के ऑलमोस्ट, तो 3-4 लाख रुपया लगना था, जो मैं 50,000 में कर रहा हूँ। अब बोलो मेरी प्रोनिंग भी होगी ऑलमोस्ट, सिर्फ कलम वाले पेड़ रहे, गड्ढे मैंने सीजन के बाद बना दिए थे, बंद कर दिए थे दिसंबर में, पेड़ भी लग गए, और मैं लेबर परमानेंट नहीं रख रहा हूँ, मतलब सेविंग्स कर रहा हूँ यहाँ। तो हमारा होता है कि अपना आदमी नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो मैं ये जानता हूँ कि एक कोऑपरेटिव कल्चर टाइप्स, कि जब पड़ोसी को जरूरत हो तो पड़ोसी को आप दो, जब पड़ोसी के आपको जरूरत हो पड़ोसी 1-2 दिन के लिए, बीच में विंटर्स में इतना ही काम होता, ज्यादा काम नहीं होता। और इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि मैंने नीचे प्रोनिंग किया, छींटे आज उठाए या 10 दिन बाद उठाए। कई काम ऐसे होते हैं कि अच्छा, फिर मैं जैसे गड्ढे बना लेता हूँ सीजन में या सीजन के बाद खुले रखता हूँ उनको। उसके 2-3 फायदे होते हैं। एक तो धूप से अल्ट्रावायलेट रेज लग के इन्फेक्शन वगैरह बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। दूसरा, जो लेबर वाला उस वक्त 25-30-35 गड्ढे बनाएगा, वो आजकल सिर्फ 10-15 बनाएगा ठंड में। वो भी एक बचत हो गई, और उसमें पूरी नमी जाएगी, सब कुछ, बारिशें भी होगी। तो वही लेबर की इकॉनमी बता रहा हूं मैं आपको। तो हमारे सीजन आता है, मान लिया मेरा सीजन 1 जुलाई को शुरू होना, तो मैं जून से लेबर इकट्ठी करनी शुरू कर लेता हूँ, 1 जून या मई में, कि नहीं अपने पास लेबर होनी चाहिए। तो 1 महीना पहले 8-10 आदमी को पालते, हर कुछ करवाते उनसे। एक मेरा दोस्त है यहाँ गाँव में ही, उस 15-20 साल पहले बोले कि मेरे पास 4 गोरखे हैं सर्दी में, खुदा कुछ नहीं, खोद रहे हैं जमीन। अब उनका काम भी देना पड़ता है। सबसे बड़ा हमारा खर्चा लेबर का है। फिर खादों में आते हैं हम क्या करते हैं जनरली, कि जब डालते पोटाश डाले तो थोक में डालेंगे, नाइट्रोजन डाले थोक में डाले, थोक में मत डालो, कम डालो, और डालो बेशक हर साल, मतलब कि कम से कम डालने की कोशिश करो। अच्छा, खादों का क्या होता है कि आपके उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी बह रही है, कितनी लीच हो रही है। अच्छा, जो मिट्टी में खाद होती है, मान लिया उसके दूसरी फॉर्म में चलेगी, अवेलेबल फॉर्म नहीं है, वो तब जाती है जब आपके वो न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है सॉइल में। तो अगर आप कम भी डालोगे तो जो सॉइल में न्यूट्रिएंट है वो वापस आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या होता है कि अगर आपको शायद पता नहीं हो, किसी को नहीं पता होगा, जो अर्थवॉर्म्स है वो रोज उतनी कास्टिंग मतलब कि जो एक्सक्रीटा होता है टट्टी करते हैं, अपने वेट के बराबर वो करते हैं एक्सक्रीटा। मान लिया एक अर्थवॉर्म ने 5 ग्राम सॉइल खाई, जब वो एक्सीट करती है उसको, तो उसमें नाइट्रोजन 5-6 गुना ज्यादा होता है, पोटाश 7-8 गुना ज्यादा होता है, फॉस्फोरस 7-8 गुना ज्यादा होता है, और पोटाश 10 गुना ज्यादा होता है, मतलब कि जो अंदर लिया उसने। और अगर आपके अर्थवॉर्म्स है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो फिर 50% रिक्वायरमेंट तो वो पूरी कर रहे हैं आपकी अपने एक्सक्रीटा से। और जैसे आप केमिकल का प्रयोग भी कर रहे हैं, अभी आपने ये भी बताया था, मैंने नीचे जैसे देखा भी कि उनमें मिट्टी में छेद थे, जिसमें वो पता लग रहा है कि अर्थवॉर्म गए हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है उसमें। तो उनको आप कैसे सही तरीके से उसमें डेवलप कर पा रहे हैं, क्योंकि आप केमिकल भी डाल रहे हैं, यूरिया भी डाल रहे हैं। देखिए, मैं जैसे यूरिया डालता हूँ, पहले तो मैं देखता हूँ कि मिट्टी गीली होनी चाहिए नीचे, ताकि वो डाइल्यूट हो जाए। अगर आप कहीं भी कोई भी खाद घास पे पड़ती है, घास जल जाता है। और हमारे बहुत गलत आदत है कि हम खाद मिला लेते हैं मिट्टी में, तो जो फीडिंग रूट्स होती है उससे जल जाती है।
जनरली, जैसे मार्च अप्रैल में फीडिंग रूट्स आनी शुरू हो जाती है, तो मैं देखता हूँ कि मिट्टी गीली हो तो फिर खाद डालता हूँ, तो वो डाइल्यूट हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है, तो वो अर्थवॉर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उतना नुकसान नहीं करती है। टाइम चल रहा है कि किस टाइम प्रूनिंग करनी चाहिए, कई लोग सितंबर से पहले ही प्रोनिंग करने लग जाते हैं, या आजकल बोलते हैं कि सबसे बढ़िया आजकल प्रोनिंग करने का होता है। सबसे बढ़िया प्रोनिंग का टाइम क्या है? देखिए ऐसा है ना, एक तो हमारे पास ये टाइम हम नहीं चूज कर सकते। चलो आज का हाइट वाले पहले कर रहे थे सितंबर में, क्योंकि बर्फ बहुत गिरती, पेड़ टूटते थे। जब तक पेड़ में पत्ता है, मतलब कि समझ लो कोई 15-20% से ज्यादा, तब तक प्रोनिंग नहीं करनी चाहिए। मैं सितंबर अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सितंबर में तो नहीं, अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो न्यूट्रिशन होता है पत्ते में वापस पेड़ में जाता है, वो स्टोर होता है पेड़ में। तो अगर जख्म की बात करो तो जब सैप चला होता है, क्योंकि जख्म सारा सैप भरता है, तो वो तो नवंबर बेस्ट है, या फिर अब जब सैप चढ़ने लगेगा फरवरी में, वो टाइम बेस्ट है जी। और आप खादों की बात भी कर रहे थे, तो खाद हमें किस समय और किस टाइम पे डालनी? मैंने कहा ना आपको, मैं नाइट्रोजन डालता हूँ, यूरिया पोस्ट हार्वेस्ट। अगर नीचे ना डाल पाऊँ तो स्प्रे करता हूँ पत्ते झाड़ने के लिए। वो स्टोर नाइट्रोजन होता है, तनों और ब्रांचेस में स्टोर होता है, और सेटिंग में काम आता है अगले साल। और पोटाश में मार्च अप्रैल जब भी बारिश बुरशी हो उस वक्त डालता हूँ। जी, मैं वही टाइमिंग की बात आपसे पूछ रहा था कि टाइमिंग हमारी क्या होनी चाहिए। जैसे फसल आ रही है, हमने अगर अच्छी फसल लेनी है, जो आपका कॉन्सेप्ट है कि पिछले कई सालों से आप फसल ले पा रहे हैं, क्योंकि मैं भी उसको नहीं कर पा रहा अपने ऑर्चर्ड में, और काफी सारे लोग भी नहीं कर पा रहे, तो वो मैं आपसे टाइमिंग जानना चाह रहा हूँ कि आप कौन सी टाइम पकड़ते हैं, क्योंकि हर साल वेदर कंडीशन एक नहीं होती। वही मैं बोल रहा हूँ, पोस्ट हार्वेस्ट तो जैसे 4-5 दिन का सीजन रहे उससे पहले मैं डाल देता हूँ नीचे, अगर नीचे नमी है, मतलब कि बारिश आई है, यहाँ पे बारिश आने की संभावना है, तो जो मार्च अप्रैल है उसके लिए मैं इतना ज्यादा नहीं सोचता हूँ। जब मतलब कि बारिश आ रही हो तब डालता हूँ, ये नहीं कि आज डालनी है तो आज ही डालनी है। सूखे में मैं कोशिश करता हूँ, जब मिट्टी सूखी हो मैं खाद नहीं डालता हूँ। सेब के अलावा हमें ऑर्चर्ड में क्या क्या चीजें लगानी चाहिए जिनका फ्यूचर आपको दिखाई दे रहा है? देखिए मैंने तो बहुत कुछ ट्राई किया हुआ है, मैं दिखाना भूल गया आपको। हमें जो भी बाहर से वैरायटीज मिलती है, हमारे तो यहाँ इतनी ज्यादा चॉइस है नहीं है, या फिर कोई लाते अपने लिए लाते हैं, कोई कंसेप्ट आता है। पहले हमने सोचा था ब्लूबेरी का अच्छा चलेगा यहाँ, पर एक तो ब्लूबेरी के लिए हमारे को पीएच बहुत कम चाहिए होता है, हमारे को अपनी मिट्टी खराब करनी पड़ेगी उसके लिए, और इतनी अच्छी प्रोडक्शन भी नहीं आती उसमें कि जितनी आप सोच रहे हो। एक तो हमारे पास रेस्पेरी बहुत अच्छी जो प्लांट्स है यहाँ आए हुए कुछ थोड़े बहुत बाहर से, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, और ब्लैकबेरी बहुत अच्छा ऑप्शन है जी। मैंने एक इम्पोर्टर है मिस्टर कुणाल, उन्होंने मेरे को दिए थे 2 साल पहले ब्लैकबेरी, और वो अंगूर का पेड़ एक, अंगूर मैंने बहुत लगाया, 10-12 अंगूर लगाए, मैंने अलग अलग वैरायटी की, वो सब खट्टे और बीज बहुत मोटा था ठंड की वजह से यहाँ। तो जो अब अंगूर है मेरे पास वो बहुत अच्छा है, मीठा, और थर्ड ईयर ही उसने कोई 40-50 केजी दे दिया जी। और वो आता है हमारा ऑफ सीजन में, हमारा ऑफ सीजन नहीं, अंगूर का ऑफ सीजन, और हमारा तब आता है जब हमारा सीजन होता है, कि ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ब्लैकबेरी भी उसी वक्त आती है। प्लम्स में अच्छा फ्यूचर है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अगर आप ज्यादा लगाए तो वो वाला प्लम लगाए जिसमें शेल्फ लाइफ हो। हाँ एक कमी है हमारे यहाँ स्टोर्स की, लोकली की कोल्ड स्टोर और सी स्टोर छोटे छोटे नहीं है, कि अगर आज अच्छा नहीं बिक रहा तो मैं महीने बाद बेचूँ, वो ऑप्शन हमारे पास अभी नहीं है, हो जाएगा वक्त के साथ। और परसिमन अच्छा पैसा दे रहा है, जो फुई है जिसमें सीडलेस और वो जो चपटा है। कीवी राजगढ़ साइड बहुत अच्छा पैसा दे रही है, हमारे भी लग सकती है कीवी। ऐसे बहुत ऑप्शंस है जो हमारे को चूज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आस्ते आस्ते वेदर कंडीशन ऐसी हो रही है कि जो हमारी चिलिंग पूरी नहीं हो रही या नमी पूरी नहीं हो रही, तो जो ये छोटी छोटी फसलें हैं इसमें अगर आप इरिगेशन कम भी करोगे, बहुत कम भी करोगे या नहीं भी करोगे तो भी चलता है। फार्मिंग में नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनमें कौन सी अपनानी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए अगर आप नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करोगे तो पहली बात यह है कि आपको अपना ऑर्गेनिक कार्बन रेज करना पड़ेगा, सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन, जो कि यहाँ 1% 1.5% है अभी।
ताकि नेचुरली क्या होता है कि जब ह्यूमस बनता है, ह्यूमस एटमोस्फेयर से भी मॉइस्चर लेता है, नाइट्रोजन भी लेता है, और अर्थ फॉर्म्स नीचे जाती है 8-10 फुट, फिर ऊपर आती है, नीचे से मिनरल्स लाती है, और ऊपर से ऑर्गेनिक नीचे ले जाती है। एक सिस्टम बन जाता है सॉइल का, जिसको मैं पहले बोला था लिविंग सॉइल। वो 99% केस में हमारी लिविंग सॉइल नहीं है। अच्छा, जो हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, अगर मैं चाहूं कि मैं टोटली ऑर्गेनिक आज हो जाऊं तो नहीं हो सकता, उसमें 5-6 साल लगेंगे जी। मतलब कि वो सॉइल, लिविंग सॉइल बनाने के लिए और ऑर्गेनिक कार्बन अपने बगीचे का बनाने के लिए वो 5-6 साल लगेंगे। अच्छा, जो बहुत बड़े पेड़ है उसमें तो ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारी सॉइल इतनी हो गई है, मतलब न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं और उसमें सिस्टम नहीं बना है, तो उसमें तो बहुत मुश्किल है। नए बगीचे में आप कर सकते हैं, पर एक सिस्टम से कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई मैं इस साल से ऑर्गेनिक हो गया हूँ। जिन्होंने 20 साल पहले, 25 साल पहले कई लोग थे जिनकी सोच बहुत अच्छी थी, वो एकदम ऑर्गेनिक में गए, 2-3 साल तो ठीक रहा, उसके बाद उनकी फसलें टूटने लगी। और जब सॉइल में एक बार डेफिशिएंसी हो जाती है किसी चीज की, उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, 3-4 साल लगते हैं। जैसे आप खाद डाल दोगे, उससे एकदम रिवाइव नहीं होगा, क्योंकि वो सिस्टम नहीं बनेगा। अब अवेलेबल फॉर्म के जो, जैसे मान लिया किसी चीज को अवेलेबल फॉर्म में लाती है सॉइल, वो नहीं हो पाएगा एकदम, एक सिस्टम नहीं बन पाएगा। पिछले 2010 से हमारी जो आर्थिकी है सिर्फ 5,000 करोड़ की थी। आज के समय में वो घटती जा रही है। इस साल भी हमने शायद 2.5 करोड़ सेब की पेटी की प्रोडक्शन की है, जबकि हम अरबों रुपए के पेड़ ला चुके हैं। तो आप क्या कारण मानते हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो क्यों घटी है? सबसे मेन कारण तो मैं वेदर कंडीशन बताऊंगा, कि हमारी जो वेदर कंडीशन बोलो, चाहे लॉन्ग टर्म में क्लाइमेटिक कंडीशन बोलो, ये है कि चिलिंग पूरी नहीं हो रही, सॉइल मॉइस्चर का मैल, वाटर लेवल नीचे चला गया हुआ है, और हमारी प्रैक्टिसेस बहुत खराब हो चुकी है। मिट्टी की ओर हम ध्यान नहीं दे रहे कि मिट्टी हमारी कैसी है, क्या दे रही है, क्या कर रही है। अच्छा, मिट्टी में एक चीज होती है, शायद आपने भी नहीं सुना होगा, फंगस और बैक्टीरिया रेशो। जी। हमेशा फंगस डोमिनेटेड सॉइल होनी चाहिए, बिल्कुल। मतलब कि वो अच्छी सॉइल मान जाती है, और यहाँ मैक्सिमम सॉइल बैक्टीरिया डोमिनेटेड होगी, मतलब फिर आपकी सॉइल एक समय खराब हो गई है। जी जी। जो हम सेब उगा रहे हैं वो जबरदस्ती का सेब उगाना है। फिर दूसरी बात यह है कि हमने खुद काम करना छोड़ दिया है, जी। हम सारा भरोसा लेबर पे करते हैं। बिल्कुल। आपका बेटा घर आता है कहीं घूम फिर के, थोड़ा लेट हो जाता तो हम उसको गालियां मारते, कहाँ था, गालियों के साथ। अगर गोरखा आता तो आप बेटा कहाँ था, कर लिया काम। जी जी। तो हम मतलब कि उन पे डिपेंडेंट इतने हो गए कि हमारे को उनसे उनको सर पे चढ़ाना पड़ रहा है, जी। जो कि गलत है। मैं तो जानता हूँ कि हर किसान काम ना करे, पर काम आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, प्रोनिंग भी आनी चाहिए, ग्राफ्टिंग भी आनी चाहिए। खुद ना करे, कम से कम गाइड तो कर सके जी। लेबर वालों को। ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है काम कि खुदान कैसे करना है, छींटे कैसे उठाने हैं, कौन से उठाने हैं, छोटे उठाने हैं, बड़े उठाने हैं कि सारे उठाने हैं, वो सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए। और थोड़ी बहुत सॉइल का ज्ञान अगर आप ले लोगे, इतना मुश्किल नहीं है। हर किसान की सॉइल में क्या क्या जरूरी है, केमिकल्स की बात नहीं कर रहा मैं, पोटाश एनपीके की बात नहीं कर रहा, कि सॉइल का सिस्टम वर्क कैसे करता है। जी। अगर वही सीख जाओगे, और इतना मुश्किल नहीं है, नेट में सब कुछ मिलता है, तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। आप आने वाले 10 सालों में एप्पल फार्मिंग को कहाँ देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऑर्चर्ड खत्म हो गए। पिछले साल बहुत सारे वॉचर्स खत्म हुए हैं। मैं आपको बोल भी रहा था पहले कि जिनने कुछ नहीं किया था, तौलिए नहीं किए थे, घास फूस उसी में था, उनका सिस्टम सबसे बढ़िया था पिछले साल। इतने ज़्यादा पेड़ नहीं सूखे, उनको नुकसान नहीं हुआ, वो इसलिए कि उनकी सॉइल नेचुरल तरीके से काम कर रही है। जी। तो अगर तो वेदर कंडीशन यही रही तो अगले 8-10 साल में तो भविष्य बहुत खराब है सेब का। जी। क्योंकि जो यूथ इसमें आ रहे हैं, मैं आपसे यूथ के लिए मैसेज लेना चाह रहा हूँ। जो यूथ इसमें आ रहे हैं, वो इसको एक बिज़नेस की तरह देख रहे हैं, जो कि हमने आज तक नहीं देखा था। वो इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई जॉब छोड़ के आ रहे हैं, और आने वाले समय में जो फार्मिंग का यहाँ पर एप्पल, खासकर एप्पल फार्मिंग का भविष्य, वो डार्क मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी इस बारे में क्या? देखिए, जब किसी इंडस्ट्री में यूथ आता है तो उसमें रेवोल्यूशन भी आ जाता है कई बार, क्योंकि उनको उनकी मन में जिज्ञासा होती है, वो रिसर्च करना चाहते हैं। अगर यूथ सेब में सक्सेसफुल नहीं होगा, तो मैं गारंटी देता हूं कोई ना कोई क्रॉप 4-5 वो ऐसी ढूंढ लेंगे कि वो हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल होगी।
अगर हमारी उम्र के लगेंगे इस चीज में तो पॉसिबल नहीं होगा। यूथ बहुत जुझारू होता है, टाइम भी देता है। जो नया जो बाहर से पढ़ लिख के यूथ आएगा, जो तो यहीं रहा है बचपन से, यहीं वो कर रहा है सब कुछ, वो नहीं, कुछ ना कुछ वो सोल्यूशन निकाल देंगे। जरूरी नहीं कि सेब उगाने, कोई दूसरी क्रॉप या फिर वैरायटीज की भी ये। और यूथ की ये कार्य होती है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी होता है। शुरू में तो गलतियां करेगा 2-3 साल, अरे परे की सुनेगा, फिर प्रैक्टिकल होता है और ऑब्जर्व करता है चीज की, कौन सी चीज उसकी गलत निकल रही है, कौन सी सही निकल रही है। और जिस इंडस्ट्री में यूथ आता है वो इंडस्ट्री जरूर फलती फूलती है। आप यूथ को क्या राय देना चाहेंगे इस इंडस्ट्री में आने से पहले वो किन किन चीजों का ध्यान रखें? इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं तो सबसे पहले ये बात बोलूंगा कि जो लोग बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं ऐसा है फलाना ऐसा है, वो मत कीजिए, प्रैक्टिकली कीजिए। जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, दूसरों की बातें मत सुनना। चाहे आप 1-2 साल लेट हो जाए अपने काम में, पर जो काम करोगे आप अपनी नॉलेज से, अपनी सोच से, अपने दिमाग से, अपने दिल से, उसमें आपको सबसे ज्यादा सक्सेस मिलेगी। जी। और इसी के साथ पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। मुझे इतना टाइम दिया, और अगली बार आपसे तब मिलेंगे जब आपके ऑर्चर्ड में फ्रूट्स लगे होंगे। पक्का जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।